Presenting Solitude Education app, available on Google Play Store. Download now. Point to be remember, ये बस हेडिंग डाल लो. नाउ पॉइंट टू बी रिमेंबर. ठीक है, पॉइंट टू बी रिमेंबर while drawing SFD BMD. Point to be remember while drawing SFD BMD. जब मैं SFD और BMD ड्रॉ करूंगा while drawing SFD एंड BMD. ठीक है, जब मैं SFD और BMD बच्चों ड्रॉ करूंगा तो मुझे कौन कौन से पॉइंट ड्रॉ करने हैं, कौन कौन से पॉइंट मेरे को क्या करने, याद रखने हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं. क्लियर? अब कौन कौन से पॉइंट हैं उसके देख लेते हैं. लिखना नहीं किसी को. पहला फर्स्ट पॉइंट, बेटा लिखना नहीं किसी को प्लीज. मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, लिखना नहीं, बस ध्यान से सुनो मेरी बातों को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं. अगर मैं मान लो जस्ट फॉर एग्जांपल फर्स्ट पॉइंट, ये मेरा, मैंने कोई डायग्राम बनाया. नाउ दिस डायग्राम, ये डायग्राम मैंने बना दिया. ठीक है, और इस डायग्राम में बच्चों मैं आपसे पूछूं कि ये मेरा 3 पॉइंट है, A, B एंड दिस इज C. ठीक है, टॉप वाला जो पॉइंट है वो मेरा C पॉइंट. ये मेरा कुछ भी हो सकता है, ये मेरा SFD भी हो सकता है, ये मेरा BMD भी हो सकता है कि नहीं. अगर मैं पूछूं A पॉइंट पे आपका क्या स्लोप एग्जिस्ट करता है, A पॉइंट पे क्या आपका स्लोप एग्जिस्ट करता है, आप बोलेंगे सर यस सर, ये हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल बना रहा है, क्योंकि A पॉइंट पे है तो मैंने उसको नाम दे दिया थीटा है. आपका आंसर यही होगा ना कि सर A एंड पे स्लोप होगा कि नहीं. चलिए मैं आपसे पूछने लग जाऊं, सर बताओ बच्चों कि B पॉइंट पे आपका स्लोप कितना होगा कि नहीं, एग्जिस्ट कर रहा है नहीं. आप कहेंगे सर बिल्कुल, मेरा B एंड पे भी स्लोप एग्जिस्ट कर रहा है. स्लोप मतलब, स्लोप का मतलब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एंगल, हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है. आप कहेंगे सर बिल्कुल B पे भी होगा. लेकिन अगर मैं आपसे पूछ लूं क्या C पॉइंट पे स्लोप होगा, तो आपका आंसर क्या होगा. नाउ आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करिए. आपने देखा कि C जो टॉप मोस्ट पॉइंट है वो तो इसी के साथ कोइंसाइड कर रहा है, यानी कि C पॉइंट का स्लोप क्या है, 0 है. C पॉइंट का स्लोप क्या है, 0. C पॉइंट हाईएस्ट पॉइंट था. आपका आंसर ये होगा. समझ में आया ना. C पॉइंट का स्लोप कितना है, 0. अब कुछ मूर्ख मुझे ये बताएंगे कि सर ये एंगल बन रहा है, सर ये भी एंगल बन रहा है. C पॉइंट कहाँ है, या नहीं है. C पॉइंट ये है टॉप मोस्ट पॉइंट, और टॉप मोस्ट पॉइंट पे ये बता स्लोप मेरा 0 हो रहा है. ठीक है, चलो अब समझ में आ गया. स्लोप अगर एग्जिस्ट कर रहा था तो मैं स्लोप ऐसे दिखाऊंगा, क्लियर है. अगर बाई चांस मैं आपसे बोलूं कि भाई A पॉइंट पे मेरे को स्लोप 0 करना, ये सेम फिगर मैं आपको बोलूं कि A पॉइंट पे स्लोप 0 करना है, तो स्लोप बताओ कैसे 0 होगा. नाउ अगर मुझे, ये मेरा A पॉइंट, ये मेरा B पॉइंट, अगर मैं आपसे बोलूं A पॉइंट पे स्लोप 0 है तो स्लोप 0 कैसे दिखाओगे. नाउ यू कैन राइट दिस, ये क्या हो गया मेरा. नाउ द स्लोप इज 0 एट A पॉइंट. A पॉइंट पे मेरा स्लोप 0 हो गया, यानी कि थीटा A की वैल्यू कितनी है, 0. समझ में आया. A पॉइंट पे क्या हो गया मेरा, यहाँ पे स्लोप 0 हो गया. क्लियर. अगर मैं आपसे बच्चे पूछूं कि B पॉइंट पे भी स्लोप 0 है तो आपकी ड्राइंग कैसी होगी. नाउ द ड्राइंग विल बी लाइक दिस. तो यहाँ पे भी मेरा क्या हो गया, नाउ द स्लोप इज 0. क्लियर है. अगर मुझे अभी कुछ समझ, सर क्या बता रहे हैं, ड्राइंग करना, क्या चल रहा है, यही है गेम, पूरा गेम यही है. बस सुन लो मेरी बात कि ड्रॉ कैसे होती है चीजें. अगर आपको किसी एंड पे स्लोप दिखाना है तो ग्राफ बिल्कुल शार्प एकदम ऐसे लेके चलेंगे. ठीक है, अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप को 0 करना है तो आप बच्चे क्या लेके चलेंगे. नाउ आप कुछ ऐसे उसको पहले हॉरिजॉन्टली कुछ मिलाओगे फिर लेके चलोगे. क्लियर है. समझ में आया. चलो नाउ इस कंडीशन में A पॉइंट पे भी स्लोप 0, B पॉइंट पे भी स्लोप 0, एंड नाउ जो मेरा टॉप मोस्ट पॉइंट है, नाउ C पॉइंट, इस पे भी स्लोप, जो मेरा टॉप मोस्ट पॉइंट था इस पे भी स्लोप मेरा कितना है, 0 है. इस पे भी मेरा स्लोप कितना है, 0. समझ में आया. अगर मेरे को शार्प कहीं पे स्लोप दिखाना है तो वी कैन मेक द फिगर लाइक दिस. अगर मुझे स्लोप को 0 करना है तो पहले मैं उसको थोड़ा सा हॉरिजॉन्टली करूंगा फिर उसको मूव कराऊंगा. ठीक है, समझ में आया. स्लोप का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं. अरे आया कि नहीं.
समझ में आ गया बच्चे सभी को? स्लोप की स्लोप का कॉन्सेप्ट क्या होता है मेरा, समझ में आया? चलो समझ में आया ना सभी को? अब कुछ बातें खत्म नहीं हुई अभी, इसी में एक और बात, अगर अगर आपसे बोला जाए इंक्रीजिंग कर्व बनेगा, कैसा बनेगा? इंक्रीजिंग कर्व। तो इंक्रीज का मतलब क्या होता है? ये तो होता है ना, ये डिक्रीजिंग, ये इंक्रीजिंग, ऐसे कहते हैं ना। मैं बोलूं, मैंने कहा कि बेटा इंक्रीजिंग कर बनेगा, तो आप कैसा कर बनाओगे? या तो ये बनाओगे, या ये बनाओगे, या फिर ये बनाओगे कि नहीं? अगर मैं आपसे बोलूं कि इंक्रीजिंग कर बनेगा, तो आप या तो ये बनाओगे, या ऐसे कुछ करोगे, या फिर ऐसे करोगे ना। इंक्रीजिंग का तो मतलब यही होता है ना। अब मैं बोलने लगूं कि नहीं बेटा डिक्रीजिंग बनाओ, तो डिक्रीजिंग कैसे करोगे? या तो ये बनाओगे, या ये बनाओगे, या ये बनाओगे कि नहीं? तो यानी कि जब इंक्रीजिंग आए तो ये दिमाग में आनी चाहिए। इंक्रीजिंग मतलब जैसे फ्लाइट जब जाती है ना, उड़ती है ऊपर की तरफ ही जाती है, इंक्रीजिंग है। और जो वो लैंड करती है तो ये, ठीक है ना, समझ में आ गया? चलो, तो ये क्या है बच्चे मेरे? नाउ इंक्रीजिंग कर्व, ये क्या है? नाउ दीज आर द इंक्रीजिंग, ये मेरे इंक्रीजिंग कर्व है, एंड दीज आर द डिक्रीजिंग कर्व, ये मेरे डिक्रीजिंग कर्व है। क्लियर? ये मेरे क्या है? नाउ दीज आर द डिक्रीजिंग कर्व। क्लियर सभी को? ये मेरे इंक्रीजिंग कर्व है और ये मेरे डिक्रीजिंग कर्व है। कुछ आया दिमाग में? कुछ को तो लग रहा होगा कि सर ये क्या उल जुलूल बातें आप हमें बताए जा रहे हैं, ये स्लोप होता है, ये यही काम आएगा। देखना एसएफडी बीएमडी बेटा अगर देखते ही ना बना दिया ना, दिमाग में छप जाएगी चीज। अच्छा ये होगा, आप बोलोगे सर ये ऐसे बन गया। बस जितना बता रहा हूँ दिमाग में उतना ध्यान रखना, उसके बाहर नहीं जाना किसी को, ठीक है? चलो हेडिंग डाल लेना, पॉइंट टू बी रिमेंबर वाइल ड्राइंग एसएफडी बीएमडी। पहला पॉइंट ये फिगर बना लेना। अब मैं ये तो नहीं बनाऊंगा, समझ गया ना इनका मतलब क्या है? ठीक है, इसको नोट डाउन करो। फर्स्ट यू हैव टू नोट डाउन दिस। वैसे नोट्स भी है मेरे पास इनके, लेकिन आप बना लो तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है? एंड सेकेंड यू हैव टू नोट डाउन दिस, ठीक है? चलो नोट कर लो, इसको नोट कर लो जल्दी से। कर लिया सभी ने? चलो अब आगे चलते हैं। नाउ सेकेंड नोट पॉइंट क्या है बच्चों? सुनो मेरी बात। सेकेंड नोट पॉइंट ये है कि मान लो किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन पे मेरा जो शियर फोर्स डायग्राम है वो मान लो कुछ इस तरह का आ गया। किसी पर्टिकुलर सेक्शन पे मेरा शियर फोर्स डायग्राम कुछ इस तरह का। आपको ये नहीं कहना सर ये कैसे बन गया, नहीं, मैं एवं ही कुछ बना दे रहा हूँ और कुछ समझाऊंगा। ये मेरा शियर फोर्स डायग्राम है, ठीक है? एक और बात, जनरली, हमेशा नहीं, जनरली रेफरेंस लाइन, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है रेफरेंस लाइन, इसके ऊपर मेरा हमेशा पॉजिटिव होगा। रेफरेंस लाइन के ऊपर हमेशा पॉजिटिव होगा, रेफरेंस लाइन के नीचे नेगेटिव होगा। रेफरेंस लाइन के ऊपर हमेशा पॉजिटिव और रेफरेंस लाइन के नीचे हमेशा नेगेटिव। क्लियर? रेफरेंस लाइन के ऊपर पॉजिटिव और रेफरेंस लाइन के नीचे हमेशा नेगेटिव। क्लियर? रेफरेंस लाइन के ऊपर पॉजिटिव और रेफरेंस लाइन के नीचे नेगेटिव। क्लियर है? क्लियर सभी को? चलो अब देखो, ये मेरा क्या था बेटा? ऐसे शियर फोर्स डायग्राम। नाउ दिस इज द शियर फोर्स डायग्राम। अगर शियर फोर्स डायग्राम में आपका साइन कन्वेंशन चेंज हो रहा है, शियर फोर्स डायग्राम में अगर आपका साइन कन्वेंशन चेंज हो रहा है, यानी कि पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव वैल्यू तभी हुई होगी जब वो कहीं ना कहीं जीरो हुई होगी, नेगेटिव से पॉजिटिव चीजें तभी हुई होंगी जब उन बीच में कहीं ना कहीं शियर फोर्स क्या हुआ होगा, मेरा जीरो हुआ होगा। शियर फोर्स आपका पॉजिटिव से नेगेटिव गया, नेगेटिव से अगेन पॉजिटिव गया, पॉजिटिव से नेगेटिव तभी जा सकता है जब जीरो बीच में आया हो। भाई 2 से -4 तभी जाएंगे जब जीरो तो आएगा ना बीच में। -2 से 6 जाएंगे तो जीरो तो आएगा ना बीच में। तो जब आपका शियर फोर्स डायग्राम जिस पॉइंट पे अपना साइन कन्वेंशन चेंज करेगा, उस पॉइंट पे आपका बेंडिंग मोमेंट
आइदर मैक्सिमम होगा या फिर मिनिमम होगा कंपेयर टू द नेबरहुड पॉइंट। समझ गए बात क्या है, मतलब क्या है? सुनो इधर, मान लो बच्चों कि ये मेरा शेयर फोर्स डायग्राम था। अगर इसी का मैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करूं तो वी कैन से, मैं यहाँ से ये कहूँगा कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मेरा जो शेयर फोर्स डायग्राम था उसने अपना साइन कन्वेंशन चेंज किया था। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो मेरा क्या होगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो मेरा बेंडिंग मोमेंट होगा दैट विल बी मैक्सिमम कंपेयर टू द नेबरहुड पॉइंट। मैं ये नहीं कह रहा कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा, नहीं, उसके नेबरहुड पॉइंट के कंपैरिजन में मैक्सिमम होगा। ठीक है, नाउ अब ये पॉजिटिव से नेगेटिव गया तो नाउ मैंने ये मान लिया, नाउ ठीक है, ये मैंने कुछ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कुछ ऐसा बना दिया। ये मेरा पॉजिटिव, नाउ ये मेरा क्या हो रहा है यहाँ पे, नाउ वी कैन से दिस इज द पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट, ये मेरा पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट, और ये मेरा क्या हो रहा है, नाउ एट दिस पॉइंट इज नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट, दिस इज नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट। क्लियर है? एंड दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज अगेन पॉजिटिव। क्लियर है? समझ में? अब देखो मैं दो पॉइंट लूँ, इसको मैंने मान लिया बच्चे पॉइंट नंबर ए और इसको मान लिया मैंने पॉइंट नंबर बी। ए पॉइंट पे आपका शेयर फोर्स डायग्राम के साइन चेंज हो रहा था, यानी कि ये कह सकते हैं कि ए पॉइंट पे आपका शेयर फोर्स क्या था, जीरो था। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जिस पे शेयर फोर्स आपका जीरो था वहां पे आपका बेंडिंग मोमेंट क्या है, मैक्सिमम है। और बेंडिंग मोमेंट बेटा पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। मैंने ये नहीं कहा कि ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम होगा, नहीं, जरूरी नहीं है, बस मैक्सिमम होगा ये कह सकते हो। ये कभी नहीं कह सकते कि इस पूरी स्ट्रक्चर के अंदर, इस पूरे बीम के अंदर सबसे ज्यादा मैक्सिमम इस पॉइंट पे होगा, नहीं कह सकते। समझ गए? बस ये कहोगे कि हाँ बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा उसके नेबरहुड पॉइंट के कंपैरिजन में, जो उसके आस पड़ोस वाले पॉइंट है ना उसके कंपैरिजन में मैक्सिमम होगा। और आगे चीजें जैसे जैसे पढ़ेंगे और क्लियर होंगी। ठीक है, अब जैसे बी पॉइंट पे आपका शेयर फोर्स जीरो हुआ, तो जैसे बी पॉइंट पे शेयर फोर्स जीरो हुआ तो अगेन यहाँ पे मेरा नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम हुआ कंपेयर टू इट्स नेबरहुड पॉइंट। क्लियर है? अब एक और बात ध्यान रखना, बात क्या है कि जब साइन कन्वेंशन पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज होंगे, जब साइन कन्वेंशन पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज होंगे तो हमेशा पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा, हमेशा पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, ये सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि जब शेयर फोर्स डायग्राम का एरिया पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज होगा तो मेरा पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा, और जब मेरे साइन कन्वेंशन नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएंगे, जब मेरे साइन कन्वेंशन नेगेटिव से पॉजिटिव में जाएंगे तो मेरा नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा, तो मेरा नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा। क्लियर है? अरे क्लियर है? समझ में आए? जब मेरा साइन पॉजिटिव से नेगेटिव गया तो मेरा पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम हुआ, जब मेरे साइन कन्वेंशन नेगेटिव से पॉजिटिव हुए तो मेरा नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा। क्लियर है? समझ में आ गया? आया कि नहीं? चलो अब बच्चे मेरे ये बताओ कि ये जो डायग्राम था ना मेरा, नाउ दिस इज कॉल्ड द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ये क्या है मेरा? नाउ दिस इज कॉल्ड द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ये क्या है मेरा? बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है। क्लियर है? ये क्या है मेरा? बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब मेरे को एक बात बताओ, बात मैं बताऊंगा आप नहीं बताएंगे, सुनो मेरी बात। अब देखो जब भी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अपना साइन चेंज करे, जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अपना साइन चेंज करे, साइन कन्वेंशन कैसे? देखो ये पॉइंट, देखो ये मान लिया मैंने सी पॉइंट, ये मान लिया मैंने बच्चे डी पॉइंट, मैंने दो पॉइंट लिए। अब सी पॉइंट पे देखो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पॉजिटिव था, सी पॉइंट से बाद नेगेटिव हो गया, सी पॉइंट से पहले पॉजिटिव था बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और सी पॉइंट के बाद नेगेटिव हो गया, यानी कि सी पॉइंट पे उसने अपने साइन कन्वेंशन को चेंज किया। तो जिस पॉइंट पे आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अपना साइन चेंज करता है उसी पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर। क्या बोलते हैं बच्चे उसी को? वी कॉल इट पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर। क्लियर है? क्या बोलेंगे? वी कॉल इट पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर। नाउ मैं लिख देता हूं यहां पे, वी कॉल इट पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर। क्लियर है?
हिंदी में यार मेरे को नहीं पता क्या बोलते हैं, बस ये पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर बोलते हैं। सी डी पॉइंट पे आपका बेंडिंग मोमेंट डी पॉइंट से पहले नेगेटिव था और डी पॉइंट के बाद पॉजिटिव था, तो इसका मतलब डी पॉइंट भी क्या है आपका पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर है। डी पॉइंट भी क्या आपका पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर है, यानी कि सी और डी पॉइंट आपके क्या है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। एक और वर्ड होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, एक और वर्ड होता है जो हम जनरली पढ़ते हैं, वो क्या होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इसमें काफी डाउट रहता है बच्चे को, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है? दो वर्ड है बच्चे मेरे, एक वर्ड है मेरा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर और दूसरा वर्ड होता है मेरा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? जहां पे कोई कर्व अपनी कर्वेचर को चेंज करता है, वो पॉइंट होता है मेरा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। समझ गए ना? जहां पे कोई कर्व अपनी कर्वेचर को चेंज करेगा उसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। लेकिन जब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अपना साइन चेंज करता है तो उसको पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर भी बोलते हैं। ये डेफिनेशन है दोनों को। अब कुछ लोग बोलते हैं कि सर पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन सेम है, तो वो इस ब्याह पे बोल देते हैं कभी कभी। देखो सी पॉइंट से पहले अगर मैं देखूं तो बेंडिंग मोमेंट की कर्वेचर कैसी है, थोड़ी कॉन्वेक्स है, और यहाँ सी के बाद देखो थोड़ी कॉनकेव हो रही है। तो ये कह देते हैं लोग कि भाई सी पे ना वो अपनी कर्वेचर चेंज कर रहा है, तो इसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी बोल देते हैं, जो कि गलत है बोलना, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के केस में ये पॉइंट होते हैं मेरे कॉन्ट्राफ्लेक्चर, लेकिन कर्व के केसेस में जहाँ पे कोई कर्व अपनी कर्वेचर को चेंज करे उसको हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। क्लियर है? क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्लियर? क्लियर है सभी को? चलो अब एक और बात, दो कॉन्जुगेटिव या दो सक्सेसिव दो कॉन्जुगेटिव पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर के बीच की जो भी डिस्टेंस होगी, दो कॉन्जुगेटिव पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर के बीच की जो भी डिस्टेंस होगी उसी को बच्चों बोलते हैं फोकल लेंथ। उसी को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट फोकल लेंथ। समझ गए? दो कॉन्जुगेटिव पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर के बीच की जो भी डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ बोलते हैं। समझ में आया? एक मेरा पॉइंट सी, दूसरा पॉइंट मेरा डी, तो सी और डी पॉइंट मेरे क्या हैं? सी एंड डी पॉइंट आर द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। तो इन दोनों पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर के बीच की जो भी डिस्टेंस है मेरी, वो क्या होती है? दैट विल बी द फोकल लेंथ। वो क्या होगी बच्चों मेरी? दैट विल बी द फोकल लेंथ। वो आपकी फोकल लेंथ होती है। समझ में आया? अरे समझ में आया कि नहीं? समझ में आ गया ना? चलो, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर क्या होता है? जहां पे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अपना साइन चेंज करता है। ये मत बोल देना कि सर बेंडिंग मोमेंट 0 होता है जिस पॉइंट पे, वो मेरा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर होता है। नहीं, जैसे सिंपली सपोर्टेड बीम ले लिया मैंने, ये एंड मेरा हिंज और ये एंड मेरा रोलर, ये मेरा लोड लगा, ठीक है। तो भाई इसका तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ये बना ना, इस पॉइंट पे भी बेंडिंग मोमेंट है, ये ए मान लो, ये बी मान लो, ये भी बी और बी, तो ए पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट 0 है, बी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट 0 है, तो क्या ए और बी पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर हो गया? नहीं, वहां बेंडिंग मोमेंट तो 0 है, लेकिन वो साइन कन्वेंशन चेंज नहीं कर रहा वहां पे। तो ये दीज आर नॉट द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर की एक ही डेफिनेशन है कि क्या डेफिनेशन है कि मेरा साइन कन्वेंशन बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का चेंज होगा तो तभी वो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्लियर है? अरे क्लियर है सभी को? चलो इसको नोट डाउन कर लो, नोट डाउन दिस। इसको नोट कर लो, यहां पे नोट डाउन दिस। कर लिए? नाउ नेक्स्ट कर लिया। अब इसकी 2-3 डेफिनेशन लिख लो यहाँ पे। नाउ फर्स्ट इज डेफिनेशन, पॉइंट ऑफ फर्स्ट डेफिनेशन इज द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। नाउ फर्स्ट डेफिनेशन इज द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। नाउ पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर क्या होता है? द point where bending moment diagram changes its sign, point where bending moment diagram changes its sign, point where bending moment diagram changes its sign,
ठीक है, वो पॉइंट जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अपना साइन चेंज करता है। ठीक है, साइन चेंज का मतलब क्या है कि भाई वो नेगेटिव टू पॉजिटिव भी गया होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव भी जा सकता है, और पॉजिटिव टू नेगेटिव भी जा सकता है, और पॉजिटिव टू नेगेटिव भी जा सकता है। क्लियर है, समझ में आया? वो पॉइंट जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अपना साइन को चेंज करता है उसी को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर बोलते हैं। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है वो भी लिख लो यहाँ पे। नाउ व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन? नाउ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, वैसे मैं पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको कॉलम पढ़ाऊंगा ना तब मैं अच्छे से बताऊंगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है? पॉइंट वेयर कर्व चेंजेस इट्स कर्व, पॉइंट वेयर कर्व चेंजेस इट्स कर्वेचर, पॉइंट वेयर कर्व चेंजेस इट्स कर्वेचर, वो पॉइंट जहाँ पे पॉइंट वेयर कर्व चेंजेस इट्स कर्वेचर, वो पॉइंट जहाँ पे कोई कर्व अपनी कर्वेचर को चेंज करता है वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है। दीज पॉइंट आर सेम, क्या ये दोनों पॉइंट सेम है? नो, आंसर विल बी नो। क्लियर है, मैं पहले ही बता दूं ये दोनों पॉइंट सेम नहीं है। कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग पॉइंट कहते हैं, लेकिन लोगों के कहने से कुछ नहीं होता। ठीक है, क्लियर है। एक और वर्ड होता है बच्चे इसी में, उसको भी लिख लो यहीं पे। एक और वर्ड होता है मेरा शियर स्पैन, एक और वर्ड होता है मेरा शियर स्पैन, इसी में लिख लो सभी डेफिनेशन। शियर स्पैन बड़ा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। शियर स्पैन क्या होता है? व्हाट इज शियर स्पैन? व्हाट इज शियर स्पैन? वो स्पैन जिसमें शियर फोर्स आपका कांस्टेंट रहता है, उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? शियर स्पैन बोलते हैं। क्लियर, स्पैन, तो इसमें सिंपली एक डेफिनेशन लिख लो, स्पैन इन विच शियर फोर्स इज कांस्टेंट, स्पैन इन विच शियर फोर्स इज कांस्टेंट, वो स्पैन जिसमें आपका शियर फोर्स कांस्टेंट रहता है उसी को हम क्या बोलते हैं? शियर स्पैन बोलते हैं। क्लियर, क्या बोलते हैं? शियर स्पैन बोलते हैं। समझ में आया? क्या बोलते हैं? शियर स्पैन बोलते हैं। समझ में आया? नाउ दिस इज शियर स्पैन, दिस इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एंड पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर। ठीक है, समझ में आ गया? चलो इसको बच्चे नोट डाउन कर लो, नोट डाउन दिस, इसको प्रॉब्लम नोट डाउन कर लो। पॉइंट नंबर 2 यहाँ से 1 बाय 1 नोट कर लेना। ये भी लिखोगे क्या? डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्जुगेटिव पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर इज कॉल्ड फोकल लेंथ। लिख लो यार, कुछ लोग बोल देंगे मेरे को नहीं बाद में। ठीक है, नाउ एक और नोट पॉइंट इसी के अंदर, नाउ इसी में एक और पॉइंट लिख लो। नाउ डिस्टेंस बिटवीन द टू एडजेसेंट, नाउ यू कैन राइट हियर डिस्टेंस बिटवीन two adjacent distance between two adjacent point of contraflexure, distance between two point of contraflexure is called, distance between two adjacent point of contraflexure is called distance between two adjacent point of contraflexure is called focal length। क्या बोलते हैं उसी को? focal length। अब कोई यहाँ पे ना वहाँ पे मत चला जाना लेंथ पे, सर फोकल लेंथ तो अलग होती है। ठीक है, यहाँ पे भी होती है। समझ में आ गया? चलो इसको नोट डाउन करो, नोट डाउन दिस पॉइंट, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, नोट डाउन करो उसको बच्चों, फिर आगे चलते हैं, कुछ और अच्छी बात पढ़ते हैं। ठीक है, चलो अब मेरे 2 इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट हो गए। ठीक है, सॉरी 2 पॉइंट तक मैंने बता दिया। नाउ नेक्स्ट पॉइंट मेरे को क्या याद रखना है? तीसरा पॉइंट, वाइल मेरा ये टॉपिक है ना कि मुझे कौन कौन से पॉइंट याद रखने हैं जब मैं क्या करूंगा, जब मैं SFD BMD ड्रॉ करूंगा। नाउ थर्ड पॉइंट, तीसरा पॉइंट, नाउ थर्ड पॉइंट, तीसरा पॉइंट है बच्चों मेरा शेप। नाउ थर्ड पॉइंट इज शेप। शेप का मतलब है कि SFD BMD जो हम बना रहे हैं उसकी शेप कैसी बनेगी। आपने देखा होगा कभी कभी हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है, कभी इंक्लाइंड लाइन बनती है, कभी पैराबोलिक शेप बनती है, कभी क्यूबिक शेप बनती है। वो बनेगी कैसे, वो डिसाइड कौन करेगा, वो मैं अब बताऊंगा। ठीक है, नाउ तो यहाँ पे कुछ हेडिंग डाल लो। हेडिंग क्या है? नाउ लोड एकदम डाल, लोड। ठीक है, लोड यहाँ पे डाल लीजिए बेटा हेडिंग, दैट इज SFD, और यहाँ पे डाल लीजिए दैट इज BMD। क्लियर है? SFD और यहाँ पे डाल लीजिए BMD। क्लियर?
नाउ लोड कैसा है, अगर मान लो किसी रीजन में कोई लोड नहीं लगा, या लोड मान लीजिए लोड रीजन, एक तरह से इसको लोड रीजन भी लिख सकते हैं। मान लीजिए बच्चे कि किसी रीजन में आपका कोई लोड नहीं लगा है, ठीक है। नाउ किसी रीजन में कोई लोड नहीं लगा है, नाउ नो लोड। अगर किसी रीजन में कोई लोड नहीं लगा है, किसी रीजन में कोई लोड नहीं लगा है, तो उस कंडीशन में जो आपका शेयर फोर्स डायग्राम बनेगा वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होगी। वो क्या होगी बच्चों, नाउ दैट विल बी द हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। वो क्या होगी आपकी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होगी। अगर बीम के या स्ट्रक्चर में किसी रीजन के अंदर कोई लोड नहीं लगा है, तो उस रीजन में जो एसएफडी बनेगा वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होगी, और जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा दैट विल बी द इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। दैट विल बी द इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। क्या बनेगा, वो इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन बनेगी। क्लियर है। अगर बीम के किसी रीजन में कोई लोड नहीं है, तो उस कंडीशन में जो शेयर फोर्स डायग्राम होगा वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होगी, लेकिन जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगा वो इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन होगी। क्लियर है। इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन क्या होगी, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन का मतलब है या तो ये होगी या फिर ये होगी। क्या हॉरिजॉन्टल लाइन भी इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन है, क्या हॉरिजॉन्टल लाइन भी इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन है, तो आंसर इज यस। आप ये कह सकते हैं कि सर हॉरिजॉन्टल लाइन एक ऐसी इंक्लाइंड लाइन है जिसका स्लोप 0 है। स्पेशल केस में बोल सकते हैं ना कि जो मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन है वो भी एक तरह की इंक्लाइंड लाइन है जिसका स्लोप 0 है। बोल सकते हो कि नहीं। तो इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन का मतलब मैं ये भी कह सकता हूं कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन जिसका स्लोप 0 है। बोलने को तो मैं कुछ भी बोल सकता हूं। समझ में आ गया ना। तो इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी क्या होती है बच्चे, वो जो मेरी इंक्लाइंड लाइन होती है वो हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, लेकिन हॉरिजॉन्टल लाइन इंक्लाइंड नहीं हो सकती कभी। हॉरिजॉन्टल लाइन इंक्लाइन नहीं हो सकती कभी, लेकिन इंक्लाइन लाइन हॉरिजॉन्टल हो सकती है। समझ में आ गया। चलो अब दूसरी कंडीशन, पहली कंडीशन मैंने आपको बताई, अगर किसी रीजन के अंदर कोई लोड नहीं लगा है तो शेयर फोर्स डायग्राम हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बनेगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन बनेगा। अगर किसी रीजन के अंदर बच्चे लगा है मेरा यूडीएल, किसी रीजन के अंदर मेरा क्या लगा है यूडीएल, यूडीएल मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। अगर किसी रीजन के अंदर यूडीएल लगा है तो जो मेरा एसएफडी बनेगा वो इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन होगी। जो एसएफडी बनेगा वो मेरा इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन होगी। जो मेरा एसएफडी बनेगा वो इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन होगी। और जो मेरा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा दैट विल बी ऑफ पैराबोलिक, दैट विल बी ऑफ पैराबोलिक शेप। वो किस शेप का होगा, वो पैराबोलिक शेप का होगा। समझिए, पैराबोलिक मतलब 2 डिग्री, स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड या ओरिजेंटल मतलब 1 डिग्री, और इन पैराबोलिक स्ट्रेट लाइन मतलब 2 डिग्री। क्लियर है। अरे क्लियर है। इंक्लाइन पैराबोलिक मतलब 2nd डिग्री, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन भी 1 डिग्री होता है, ओरिजेंटल स्ट्रेट लाइन भी 1 डिग्री, और ये भी 1 डिग्री। क्लियर, समझ में आया। अरे समझ में आया कि नहीं। अब नाउ नेक्स्ट, अगर बच्चे किसी भी रीजन के अंदर आपका यूवीएल लगा है, किसी भी रीजन के अंदर आपका यूवीएल लगा है, कोई रीजन है बीम के अंदर उसमें यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड लगा है, तो जो आपका शेयर फोर्स डायग्राम होगा दैट विल बी ऑफ पैराबोलिक। जो शेयर फोर्स डायग्राम होगा दैट विल बी ऑफ पैराबोलिक शेप। जो शेयर फोर्स डायग्राम होगा वो पैराबोलिक शेप का होगा। और जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगा दैट विल बी ऑफ क्यूबिक शेप। वो किस शेप का होगा, नाउ दैट विल बी ऑफ क्यूबिक शेप। समझ में आया। जो अगर किसी रीजन के अंदर यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड लगा है, ठीक है, अगर किसी रीजन के अंदर यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है तो जो शेयर फोर्स डायग्राम बनेगा दैट विल बी ऑफ पैराबोलिक शेप, एंड दैट विल बी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम विल बी ऑफ क्यूबिक शेप। जो आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगा वो क्यूबिक शेप का होगा। समझिए, क्यूबिक का मतलब क्या बच्चे, नाउ क्यूबिक का मतलब यहाँ पे 3rd डिग्री से, क्यूबिक का मतलब किससे, 3rd डिग्री, पैराबोलिक मतलब 2nd डिग्री। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर पॉइंट लोड का क्या, वो मैं अभी बताऊंगा। बस ये जितना मैं बता रहा हूँ उतनी बातें ना दिमाग में डाल लो। और वैसे तो ये ऑब्जेक्टिव भी पूछता है, अपने क्वेश्चन पूछना एग्जाम में उठा के कि अगर किसी रीजन में यूडीएल लगा है तो मेरा जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनता है किस शेप का बनता है, वो पैराबोलिक शेप का बनता है। अगर किसी भी रीजन के अंदर कोई लोड नहीं लगा है तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम किस शेप का बनेगा, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन बनेगी। अगर किसी रीजन के अंदर यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड लगा है तो जो शेयर फोर्स डायग्राम बनेगा वो किस शेप का बनेगा, नाउ दैट विल बी ऑफ पैराबोलिक शेप। पूछता है एग्जाम में क्वेश्चन, आपने ध्यान नहीं दिया बस कभी। ठीक है। नाउ ये थे बच्चे मेरे सम रीजन। ठीक है, ये मेरे कुछ रीजन थे जो मेरे को करने हैं। समझ में आया। ये मेरे कुछ रीजन है जो मेरे को
now that will be of some regions. समझ में आया? चलो समझ में आया? चलो इसको नोट डाउन कर लो बेटा, टेबल बना लो पूरी, बना लो उसको टेबल को जल्दी, और याद रखनी है टेबल। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से, फिर मेरे को मत बोलना कि सर क्या आपने तो सर मैंने बताया नहीं था, मैं याद कर लेता या नहीं कर लेता। ठीक है, चलो चलो इसको नोट डाउन करो बेटा जल्दी से। कर लिया नोट डाउन? अरे कर लिया, स्क्रीनशॉट तो ले नहीं पाओगे, ठीक है, तो ऐसे नोट डाउन कर लो। ठीक है, चलो कर लिए बच्चे। अब फोर्थ पॉइंट, या फोर्थ पॉइंट कह लो या इसी में कह लो, इसी के नीचे चलते हैं, थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं, इसको और एलिबरेट करते हैं। ये जितना मैं बता रहा हूँ ना पॉइंट, अगर ये दिमाग में बैठा लिए ना तो एसएफडी बीएमडी ना बेटा टिप्स पे होगा, देखते ही क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे, देखते ही। और जो आपके कन्वेंशनल में भी कभी कभी वो क्वेश्चन कर लेता है ना, तो देखते ही समझ में आ जाएगा कि ये बनेगा, कितनी भी डिफिकल्ट प्रॉब्लम हो, बस जितना बता रहा हूँ जैसे बता रहा हूँ वो याद रखना है। क्लियर है? अब आगे चलो, आगे चलो। नेक्स्ट क्या है बच्चों, मेरी बात सुन, ध्यान से सुनो इधर। अगर मान लो कहीं पे कॉन्सेंट्रेटेड लोड लगा, ठीक है, मान लिया ये आपका बीम है, नाउ दिस इज द बीम, ये बीम मेरा यहाँ पे मान लीजिए नाउ यहाँ पे भी सिंपली सपोर्टेड है, मान लीजिए दोनों एंड पे। ठीक है, ये बीम है, नाउ दिस बीम इज सिंपली सपोर्टेड एट बोथ द एंड। यहाँ पे मेरे हिंज सपोर्ट एंड हियर इज द रोलर सपोर्ट। एक एंड पे मेरा हिंज सपोर्ट और दूसरे एंड पे मेरा रोलर सपोर्ट, और यहाँ पे कहीं मेरा क्या लगा है, मेरा एक पॉइंट लोड लग गया इधर। नाउ हियर इज अ पॉइंट लोड। क्लियर? और ये मैंने बच्चे लगा दिया इस पे, यहाँ पे नाउ मैंने यहाँ पे कोई कपल लगा दिया। नाउ देयर इज ए कपल दैट इज ऑफ मैग्नीट्यूड m एंड हियर इज p। क्लियर है? क्लियर सभी को? क्लियर है सभी को? चलो क्लियर सभी को? नो नेक्स्ट। अब इधर देखो, मेरी बातों को ध्यान से सुनना, सुनो 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 सभी सुनो। ये मैंने मान लिया बच्चे ए पॉइंट, ये मैंने मान लिया बी पॉइंट, ये मान लिया सी पॉइंट, और ये मैंने मान लिया डी पॉइंट। क्लियर है? अगर आप एसएफडी ड्रॉ कर रहे हैं, अगर आप एसएफडी ड्रॉ कर रहे हैं तो आपका मेन कंसर्न पॉइंट लोड से होगा। अगर आप एसएफडी ड्रॉ कर रहे हैं तो आपका कपल कहीं भी लगा हो उससे आपका कोई लेना देना नहीं है, कपल एसएफडी को इफेक्ट नहीं करता। ठीक है, अगर आप शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं बच्चों, तो ये बात ध्यान रखनी है कि शेयर फोर्स डायग्राम आपका में अगर कपल कहीं लगा है तो उसको आपको नेगलेक्ट ले लेना है, उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कर रहे हैं तो इस कपल को कंसीडर करना पड़ेगा। जैसे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मेरी बात को ध्यान सुनो। अगर स्ट्रक्चर के अंदर कहीं पे भी, अगर स्ट्रक्चर के अंदर कहीं पे भी आपके पॉइंट लोड लगा, अगर स्ट्रक्चर के अंदर कहीं पे भी आपका पॉइंट लोड लगा, अगर स्ट्रक्चर के अंदर कहीं पे भी आपका पॉइंट लोड लगा है, तो उस कंडीशन में देखो, मान लिया ये मेरा पॉइंट लोड लगा था यहाँ पे कुछ ये मान लो बच्चे यहाँ पे मेरा कुछ रिएक्शन आएगी वी, और वी में क्या लगे हैं अपवर्ड। अगर कहीं पे पॉइंट लोड, रिएक्शन भी तो एक तरह पॉइंट लोड की तरह है ना, अगर मेरा पॉइंट लोड, ठीक है, नाउ वी हैव ए पॉइंट लोड, ठीक है, अगर बच्चे मेरा पॉइंट लोड है अपवर्ड लगा मेरा 5, तो मैं 5 डिस्टेंस अप मूव करूंगा, मूव अपवर्ड। ठीक है, मूव अपवर्ड। क्लियर है? अगर कहीं पे अगर मैं शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, नाउ वी ड्रॉइंग द शेयर फोर्स डायग्राम, और अगर आपका लोड लगा है पॉइंट लोड कहीं पे अपवर्ड लगा, मान लो 5, तो मैं कहाँ मूव करूंगा, अपवर्ड 5 मूव करूंगा। क्लियर है? अपवर्ड 5 मूव कर जाऊंगा। क्लियर है? अरे क्लियर है? चलो अगर आपका कहीं पे डाउनवर्ड फोर्स लगा, डाउनवर्ड मान लो, जस्ट फॉर एग्जांपल मान लो 6 लग गया, डाउनवर्ड 6 लग गया, -6 नहीं, आपका डाउनवर्ड लगा 6, तो मैं 6 डाउनवर्ड मूव कर जाऊंगा, तो वी मूव डाउनवर्ड, वो मैं क्या कर जाऊंगा, मैं डाउनवर्ड मूव कर जाऊंगा। क्लियर है? अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आपका पॉइंट लोड अपवर्ड लगा है तो आप उतनी ही डिस्टेंस अप मूव कर जाएंगे, और अगर पॉइंट लोड आपका डाउनवर्ड लगा है, जितने भी मैग्नीट्यूड का लगा है उतनी ही डिस्टेंस आप डाउन आ जाएंगे। समझ गए? जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल मान लो वीए क्या मैग्नीट्यूड, वीए कैसे लगा है बेटा, अपवर्ड लगा है। वीए कैसे लगा है, अपवर्ड लगा है, तो अपवर्ड लगा है, मैंने मूव अप, मैं इस पॉइंट से चला,
मैं बच्चे इस पॉइंट से चला तो मैं क्या करूंगा, मूव कर गया अपवर्ड, ठीक है। कितनी डिस्टेंस चलनी थी मेरे को, v, समझ में आ गया। अब मैं कहाँ पहुंच गया, इस पॉइंट पे। अब मैंने देखा a और b के बीच में कोई लोड नहीं लगा है, मैंने देखा a और b के बीच में कोई लोडिंग नहीं लगी हुई है, ठीक है। रिएक्शंस तो मैं कैलकुलेट कर ही लूंगा ना। मान लिया ए और बी के बीच में कोई लोड, जब किसी भी रीजन में कोई लोड ना लगा हो तो शेयर फोर्स डायग्राम कैसे बनता है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। तो मैंने भी क्या बना दी यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। क्या बना दी मैंने, एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। अब मैं कहाँ पहुंच गया, नाउ मैं इस बी पॉइंट पे पहुंच गया। जैसे ही मैं बी पॉइंट पे पहुंचा, पी लोड डाउनवर्ड लगा है, मान लिया कि मेरा पी डाउनवर्ड लगा है, मैं डाउनवर्ड नीचे आ गया। अब मैं अगेन इस पॉइंट पे पहुंच गया। अब मैंने देखा बी और डी के बीच में कपल है। जब मैं शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करता हूं तो इस कपल को नेगलेक्ट मान लेता हूं एक तरह से, ठीक है। तो बी और डी के बीच में फिर अगेन नो लोड, तो क्या बनेगी, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है। यहां पहुंचा तो मैंने देखा वी डी पे आपका डी पॉइंट पे एक अपवर्ड डायरेक्शन लगी है, तो मैं अप मूव कर जाऊंगा। कितनी अमाउंट से, डी अमाउंट से। ये कितनी अमाउंट थी, नाउ दिस टोटल अमाउंट इज ऑफ पी। रेफरेंस लाइन के ऊपर हमेशा पॉजिटिव, रेफरेंस लाइन के नीचे हमेशा नेगेटिव। ये जो मैंने एसएफडी बनाया, ये मत कहना कि सर आपने गलत बना दिया पे, ये मैं समझा रहा हूँ आपको। ये मेरा केवल पर्पज आपको समझाने का है, ये पर्पज मैं आपको समझा रहा हूँ। मेरे को मत बोलना सर आपने गलत बनाया एसएफडी, ठीक है। मेरे को पता है, मेरे को नहीं बताना, ठीक है। बस मैं जस्ट समझाना चाह रहा हूँ कि कहीं पे भी अगर कहीं कॉन्सेंट्रेटेड लोड लगा, अगर शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ कर रहे हो तो अगर अपवर्ड लगा है तो उतनी डिस्टेंस अप मूव कर जाना, अगर डाउनवर्ड लगा है तो उतनी डिस्टेंस को डाउनवर्ड मूव कर जाना। क्लियर, अरे क्लियर है। चलो इसको नोट डाउन कर लो, नोट डाउन दिस, इसको नोट डाउन करो, नोट डाउन दिस। क्लियर, चलो अब कैसे चलेंगे आप, लेकिन एक और बात इसमें, एक और बात ध्यान रखना, ये जो चीजें मैंने आपको बताई है ना, ये जो चीजें बताई मैंने कि भाई आप अपवर्ड होगा तो ऑफ कर जाना फाइव, ये तभी वैलिड हैं जब आप लेफ्ट से राइट मूव कर रहे हैं, जब आप लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं। ये चीजें आपकी तभी वैलिड हैं जब आप लेफ्ट, ये आपका लेफ्ट सेगमेंट था, नाउ दिस इज लेफ्ट एंड दिस इज राइट, ठीक है। जब आपकी कैलकुलेशन लेफ्ट से राइट हो रही है, ये चीजें तभी वैलिड है जब आपकी कैलकुलेशन लेफ्ट से राइट चल रही है। क्लियर है। आप ऐसा मत करना आप राइट टू लेफ्ट, अगर आप राइट टू लेफ्ट चलेंगे तो उल्टा अपोजिट ले लेंगे। अगर आप राइट टू लेफ्ट चलेंगे, अगर आप उल्टा चलते हैं राइट टू लेफ्ट, तो ये कैलकुलेशन उल्टी हो जाएंगे। उस केस में अगर आपका अपवर्ड फोर्स लगा है तो आपको डाउन आना है, अगर आपका अपवर्ड फोर्स लगा है तो डाउन आना है, और अगर डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है तो आपको अप जाना है। क्लियर है ना। ये जो कैलकुलेशन थी तभी वैलिड है जब आप लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो। अगर राइट टू लेफ्ट होंगे तो जस्ट अपोजिट कर देना, अपवर्ड फोर्स होगा तो डाउन आ जाना, और डाउनवर्ड फोर्स होगा तो उतनी डिस्टेंस अप चले जाना। लेकिन जब हम एसएफडी बीएमडी ड्रॉ करते हैं ना, तो जनरली 99% केस में ना बच्चों लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं। बहुत ही रेयर कंडीशन में बैक से में आते हैं, ठीक है, बहुत ही रेयर कंडीशन में आते हैं उधर से, ठीक है ना। चलो जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी ना यार, चीजें समझ में आ जाएंगी, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, फिर आप समझ जाओगे। अभी आप नादान बच्चे हैं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा समझने में। क्लियर, ये मेरी बात थी एसएफडी बीएमडी की। अब अगली बात बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की कर लेते हैं। अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में क्या करना है, सुनो इधर, नो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में सुनो, अब इधर सुनो। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में देखो, बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा बच्चों, यहाँ पे सुनो सभी लोग। अब देखो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ये मेरी रेफरेंस लाइन, नाउ दिस इज द रेफरेंस लाइन, ये मेरी रेफरेंस लाइन है, ठीक है। ये क्या है मेरी, नाउ दिस इज द रेफरेंस लाइन। अब देखो ए पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट जीरो होगा यार, सबको पता है, सिंपल सपोर्ट है, ये भी सिंपल सपोर्ट है, हमेशा बेंडिंग मोमेंट जीरो जब तक कोई कपल नहीं लगा था वहां पे, ठीक है। ए और बी के बीच में कोई लोड नहीं लगा है, ए पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट मेरा जीरो है, ए पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट मेरा जीरो है, और ए और बी के बीच में कोई लोड नहीं लगा है। और जिस रीजन में कोई लोड नहीं लगता वहां क्या बनती है, इनक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। क्या बनती है, इनक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। क्लियर है। अब भाई इनक्लाइंड तो ये भी है और इनक्लाइंड ये भी है, समझ में आया ना। इंक्लाइंड तो ये भी है और इंक्लाइंड ये भी है, कैसा बनेगा। अब देखो ए और बी के बीच में शेयर फोर्स कैसा है, पॉजिटिव, यानी कि मुझे पता है वी एक्स इज इक्वल टू डी एम अपॉन डी एक्स, डी एम अपॉन डी एक्स होगा ना। शेयर फोर्स ए और बी, नाउ दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट एंड दिस इज डी पॉइंट, और यहाँ पे कहीं सी पॉइंट।
ए और बी के बीच में शेयर फोर्स पॉजिटिव है, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ डीएम अपॉन डीएक्स, पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन जीरो। अब आपने बचपन में पढ़ा होगा बच्चों, y इज ए फंक्शन ऑफ x, अगर मैं y का फर्स्ट डेरिवेटिव निकालूं dy अपॉन डी एक्स एंड इट इज ग्रेटर देन जीरो, तो मेरा कर्व कैसा होता था? इंक्रीजिंग कर्व होता था। कर्व कैसा होता था मेरा? इंक्रीजिंग। क्लियर है? अगर मेरा dy अपॉन डी एक्स, अगर मेरा dy अपॉन डी एक्स, अगर dy अपॉन डी एक्स लेस देन जीरो होता था तो उस कंडीशन में मेरा डिक्रीजिंग कर्व बनता था। क्लियर है? ये आपने पढ़ा है बचपन में। कोई भी y इज ए फंक्शन ऑफ x, अगर आप उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं दैट शुड बी, अगर वो ग्रेटर देन जीरो है तो इंक्रीजिंग कर्व होता है, और वो अगर लेस देन जीरो है इसका फर्स्ट डेरिवेटिव तो डिक्रीजिंग कर्व। यहाँ पे डीएम अपॉन डी एक्स क्या है? ग्रेटर देन जीरो, यानी कि इंक्रीजिंग। और भाई इंक्रीजिंग तो मेरा यही होता है, ये तो कभी इंक्रीजिंग नहीं होता, ये तो मेरा डिक्रीजिंग होता है। यानी कि ए और बी के बीच में स्ट्रेट लाइन बनी और वो कुछ ऐसी चली गई। क्लियर है? ये मैं एक रफली आइडिया बता रहा हूँ, बस आपको इफेक्ट बता रहा हूँ एक तरह से, ये मत मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा कि ऐसे बनेगा। ठीक है? अब मैं बी पॉइंट पे पहुंच गया। बी और सी के बीच में अगेन मैंने देखा बच्चे, बी और सी के बीच में मैंने अगेन देखा कि आपका कोई लोड नहीं लगा अगेन। तो एक और बात, जब आप बीएमडी ड्रॉ करेंगे तो पॉइंट लोड का इफेक्ट नहीं मानेंगे। जैसे नहीं होता था एसएफडी में पॉइंट लोड आ जाए तो उतनी डिस्टेंस अप एंड डाउन मूव करते थे, बीएमडी के केस में पॉइंट लोड में आप अप एंड डाउन मूव नहीं करेंगे। किसके केस में करेंगे? कपल के केसेस में। क्लियर है? आपने देखा बी और सी के बीच में कोई लोड नहीं लगा है, आपने देखा बी और सी के बीच में कोई पॉइंट लोड नहीं लगा है, तो क्या अगेन इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन बनेगी? मैंने ये कर दिया कि भाई इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन मैंने ये बना दी। अब आप कहेंगे सर आप डाउन क्यों आए? देखो इधर बी और सी के बीच में शेयर फोर्स क्या है? नेगेटिव, यानी कि वी एक्स इज इक्वल टू क्या है? डीएम अपॉन डी एक्स। वी एम अपॉन डी एक्स, शेयर फोर्स क्या है मेरा? नेगेटिव, यानी कि डीएम अपॉन डी एक्स नेगेटिव है, लेस देन जीरो है, यानी कि वाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स है। और मैं ये कह सकता हूँ किसी भी फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव अगर लेस देन जीरो है तो डिक्रीजिंग कर्व होता है। और भाई डिक्रीजिंग तो हमेशा ये होता है, ये कोई डिक्रीजिंग नहीं होता। आप बोलो सर डिक्रीजिंग, भाई डिक्रीजिंग ये होता है, इंक्रीजिंग ये होता है, यानी कि ये बनेगा। इसलिए मैं नीचे आ गया, आगे चीजें क्लियर करूंगा। अभी मैं जस्ट ऐसे ही बता रहा हूँ, एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, कुछ पॉइंट्स जो याद रखने। अब मैं पहुंच गया सी पॉइंट पे। जैसे ही मैं सी पॉइंट पे देखा मुझे पता चला एक क्लॉकवाइज मोमेंट लगा। क्लॉकवाइज अगर लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो आपने देखा होगा साइन कन्वेंशन की मैं अगर बात करूं किसी पर्टिकुलर सेक्शन पे, ये मेरा पर्टिकुलर सेक्शन एक्स था तो इस पे मोमेंट मेरे कुछ ऐसे लगे रहते थे, यानी कि लेफ्ट में क्लॉकवाइज और राइट में एंटी क्लॉकवाइज। लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो ये मोमेंट कैसा लगा? क्लॉकवाइज, यानी कि सैगिंग बेंडिंग मोमेंट है। सैगिंग का मतलब पॉजिटिव। अगर आप लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो और कहीं पे आपको सैगिंग कपल मिल जाए, सॉरी क्लॉकवाइज मोमेंट लग जाए, तो आप उतनी ही डिस्टेंस अप मूव कर जाएंगे, उतनी ही डिस्टेंस अप मूव कर जाएंगे। मैं इस पॉइंट पे था, यहाँ पे m डिस्टेंस, m क्लॉकवाइज लगा था, लेफ्ट टू राइट मूव गया तो मैं क्या कर जाऊंगा? उतनी ही डिस्टेंस अप मूव कर जाऊंगा। क्यों करूंगा अप मूव? क्योंकि बेटा जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो क्लॉकवाइज मोमेंट जो होते हैं वो मेरे सैगिंग होते हैं। ये साइन कन्वेंशन देख लो। और सैगिंग बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव में कब जाऊंगा? जब मैं ऊपर की तरफ आऊंगा। नेगेटिव आऊंगा जब मैं नीचे की तरफ जाऊंगा। क्लियर है? अब मैं कितनी डिस्टेंस ऊपर मूव कर गया? m। अब मैं इस पॉइंट पे पहुंच गया। सी और डी के बीच में अगेन कोई लोड नहीं लगा, सी और डी के बीच में कोई लोड नहीं, तो इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन बनेगी। और इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन सी और डी के बीच में शेयर फोर्स नेगेटिव, तो मुझे नीचे की तरफ आना होगा। ठीक है, बस यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट जीरो था। ये क्या बन गया मेरा? नाउ दिस इज द बीएमडी। ये बच्चे मेरा क्या बन गया? बीएमडी। अब मेरे को ये मत बोल देना सर आपने तो गलत बनाया हुआ है, मुझे भी पता है, बस ये मैं समझा रहा था आपको, जस्ट ओवरव्यू दे रहा था। ये ऐसे 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 करते हैं, समझ में आया ना? ऐसे ऐसे हम करते हैं, दिल पे मत लेना कोई ये सर ये तो गलत बना दिया आपने, सर मैं नहीं मानता। ठीक है, तो ये हरकतें नहीं करनी किसी को, ये जस्ट मैं बच्चे ओवरव्यू दे रहा हूं कि ऐसे ऐसे होता है। ठीक है, शेयर फोर्स में क्या याद रखना, जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो अपवर्ड फोर्स में जितना अपवर्ड तो उतनी अप मूव कर जाएंगे, जितना डाउन उतनी डाउन आ जाएंगे। अगर आप राइट टू लेफ्ट तो जस्ट उल्टा कर देंगे। इसी तरह से बेंडिंग मोमेंट के केस में, इसी केस में जब आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे बच्चों, इसी कंडीशन में जब आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, व्हेन यू ड्रॉ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, जब आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो अगर आप लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, अगर आप लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, इफ़ यू आर गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो उस कंडीशन में अगर आपने क्लॉकवाइज लगाया है मोमेंट तो आप अप मूव करेंगे, आप उतनी डिस्टेंस अप मूव करेंगे। अगर आपका कपल एंटी क्लॉकवाइज लगा है तो आप उतनी डिस्टेंस डाउन, आप उतना ही मूव डाउन, कितने?
उतनी डिस्टेंस नीचे आ जाएंगे, उतनी डिस्टेंस नीचे आ जाएंगे। अगर आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, तो अगर आपने क्लॉकवाइज मोमेंट लगाया है, कपल लगा है बेटा क्लॉक, तो आप उतनी डिस्टेंस आप मूव कर जाएंगे। और अगर आपने एंटी क्लॉकवाइज कपल लगा तो उतनी डिस्टेंस डाउन आ जाएंगे। लेकिन बच्चों अगर आप राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, अगर आप राइट से लेफ्ट जा रहे हैं, अगर आप राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं तो क्या कर देंगे इसका, अगर आप राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं तो आप इसी का जस्ट उल्टा करेंगे। अगर आप लेफ्ट राइट से लेके लेफ्ट आ रहे हैं तो आप इसका जस्ट उल्टा कर देंगे। अगर आप राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं, यानी कि आपने अगर क्लॉकवाइज कपल देख लिया, राइट टू लेफ्ट मूव कर रहे हैं और क्लॉकवाइज हैं, तो आपको डिस्टेंस मूव आना है, यानी कि मूव डाउन, आपको नीचे आ जाना है, जस्ट उल्टा कर देना है। अगर आपका क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कपल है तो आपको उतनी डिस्टेंस मूव अप, ठीक है, आपको उतनी डिस्टेंस अप चले जाना है। क्लियर है? अरे क्लियर है? ये भारी भरकम शब्द समझ में आया आपको? आएगी नहीं? चलो इसको नोट कर लो, नोट करो जल्दी से इसको। समझ में आया? नहीं भी आया कोई बात नहीं, वीडियो देखना ये पूरा लेक्चर कई बार और चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। बस मेरा एक ही रिक्वेस्ट है बच्चे आपसे, मेरी रिक्वेस्ट बच्चों ये है कि आप ना चीज़ें ना, सबके देखो बताने के तरीके ना अलग अलग होते हैं एसएफडी बीएमडी। आपने हो सकता है किसी कहीं पहले पढ़ रखा हो या आपको थोड़ा बहुत आता हो, और अब आप दो मेथड को क्लब कर दो। जब दो चीज़ों को क्लब कर दोगे ना बिल्कुल, तो आप ना कंफ्यूज हो जाओगे, आप अपना भी दिमाग खराब करोगे और मेरा भी करोगे। तो बेटर यही है, अगर आपको सीखना है तो जो मैं बता रहा हूँ बस जीवन की सच्चाई वही है, ठीक है। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को, मैं गारंटी लेता हूँ। अगर आपको फिगर देखते एसएफडी बीएमडी नहीं बनाना, मेरे को पकड़ लेना, मैं बैठा हूँ यहाँ पे, मेरा नंबर भी दिया रहता है। क्लियर? चलो ये बच्चे नोट डाउन करो, जो मैंने पॉइंट बताए बस उनको याद रखना है, ठीक है, उसको नहीं छोड़ना आपको। ये थंब रूल है एसएफडी बीएमडी ड्रॉ करने के। अब कहेंगे सर इतने सारे बता दिए, याद किया? अरे भाई जब प्रैक्टिस करेंगे ना सब याद आ जाएगा। मेरे को कौन सा याद है, मैं भी ऐसे ही बताए जा रहा हूँ, बस आ रही है चीजें याद, ठीक है। इतना नोट कर लिया? नो, एंड लास्ट यू हैव टू नोट डाउन दिस, ठीक है। चलो कर लिया नोट, चलो आगे चलते हैं। अब मेरा फोर्थ पॉइंट, आई थिंक मैंने 3 पॉइंट बताए आपको अभी तक टेबल तक। मैंने 3 पॉइंट बता दिया आपको। नाउ फोर्थ पॉइंट, नाउ फोर्थ है मेरा क्रिटिकल पॉइंट क्या होंगे। क्रिटिकल पॉइंट क्या होंगे बच्चे? क्रिटिकल पॉइंट का मतलब ये है कि जब मैं एसएफडी बीएमडी ड्रॉ करूंगा ना, जब मैं एसएफडी बीएमडी ड्रॉ करूंगा तो मुझे कुछ पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स की वैल्यू को चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो वही सब क्या है मेरे क्रिटिकल पॉइंट। नाउ फोर्थ पॉइंट का मतलब ये है कि नाउ व्हाट आर द क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन से होंगे, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट क्या है? जब मैं एसएफडी बीएमडी ड्रॉ करूंगा तो मुझे कुछ पॉइंट्स बीम के अंदर ऐसे होंगे या स्ट्रक्चर के अंदर ऐसे होंगे जहां पे मुझे चेक करना पड़ेगा एसएफडी और बीएमडी शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू। वे क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन से होते हैं वे मैं आपसे डिस्कस करूंगा। नाउ फर्स्ट क्रिटिकल पॉइंट, पहला क्रिटिकल पॉइंट होगा स्टार्टिंग एंड एंडिंग। नाउ स्टार्टिंग एंड एंडिंग ऑफ बीम, स्टार्टिंग एंड एंडिंग ऑफ बीम, स्टार्टिंग एंड एंडिंग ऑफ बीम। बीम के स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट, ठीक है। जो बीम होगा उसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट। आपको सबसे पहले ये देखना कि बीम के स्टार्टिंग में और एंडिंग में शेयर फोर्स कितना है। यहाँ तो वैल्यू भाई स्टार्टिंग कहाँ से करोगे ना एसएफडी बीएमडी ड्रॉ करने के, तो लेफ्ट कॉर्नर से या राइट कॉर्नर से। तो सबसे पहले जब चेक करोगे तो यही तो चेक करना पड़ेगा ना कि लेफ्ट पे कितना शेयर फोर्स है जब एसएफडी ड्रॉ करोगे, लेफ्ट पे या कितना बेंडिंग मोमेंट है जब आपको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है। स्टार्टिंग या तो लेफ्ट से करोगे राइट से करोगे, ठीक है। तो जहां से स्टार्टिंग करोगे वहां पे देखना तो पड़ेगा ना यहाँ पे शेयर फोर्स कितना है, बेंडिंग मोमेंट कितना है, समझ गए ना। तो स्टार्टिंग एंड एंडिंग ऑफ द बीम ये मेरा पहला क्रिटिकल पॉइंट है, ठीक है। चलो दूसरा क्रिटिकल पॉइंट, दूसरा क्रिटिकल पॉइंट बच्चे ये है कि जिस पॉइंट पे मेरे कॉन्सेंट्रेटेड लोड या फिर कॉन्सेंट्रेटेड कपल एक्ट होता है, वो पॉइंट बीम के अंदर जहां पे मेरा कॉन्सेंट्रेटेड लोड या फिर कॉन्सेंट्रेटेड कपल एक्ट होता है वो भी मेरा क्या होगा क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। या तो यहाँ पे लिख सकते हैं नाउ पॉइंट वेयर concentrated load and concentrated couple
पॉइंट वेयर कॉन्सेंट्रेटेड लोड एंड कॉन्सेंट्रेटेड कपल आर एक्टिंग, ठीक है, पॉइंट वेयर कॉन्सेंट्रेटेड लोड एंड कॉन्सेंट्रेटेड कपल आर एक्टिंग, वो पॉइंट जहां पे आपका कॉन्सेंट्रेटेड लोड या फिर कॉन्सेंट्रेटेड कपल एक्ट कर रहा है, वो पॉइंट भी आपके क्या है, क्रिटिकल पॉइंट है। क्रिटिकल पॉइंट मतलब वहां पे आपको शेयर फोर्स या बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू चेक करनी है। जब एसएफडी ड्रॉ कर रहे होंगे तो बेंडिंग मोमेंट चेक करने की जरूरत नहीं है, एसएफडी शेयर फोर्स कैलकुलेट करने की जरूरत है। और जब बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट कर रहे हो, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ कर रहे होगे तो बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करने की जरूरत है, शेयर फोर्स कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है उस कंडीशन में। क्लियर है? चल अब आगे तीसरा पॉइंट, थर्ड क्रिटिकल पॉइंट। नाउ बच्चे थर्ड क्रिटिकल पॉइंट जो मेरा है, नाउ थर्ड क्रिटिकल पॉइंट, तीसरा क्रिटिकल पॉइंट है कि जो मेरे यूडीएल या यूवीएल होंगे, यानी कि जो मेरे यूनिफॉर्मली जो मेरे डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होते हैं यूडीएल या यूवीएल, उनके स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट, ठीक है। नाउ स्टार्टिंग एंड एंडिंग, नाउ थर्ड क्रिटिकल पॉइंट इज स्टार्टिंग एंड एंडिंग, starting and ending of distributed load, starting and ending of distributed लोड, जो मेरे डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है उनके स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट, दैट इज यूडीएल एंड यूवीएल, दैट इज यूडीएल एंड यूवीएल, जो मेरे डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हैं उनके स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट। क्लियर? जो मेरे स्टार्टिंग और एंडिंग है डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के, उनके स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट, दैट इज यूडीएल एंड यूवीएल, दैट इज यूडीएल एंड यूवीएल। क्लियर है? वहां पे मैं चेक करूंगा एसएफडी और बीएमडी, सॉरी शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। क्लियर है? ये मेरा तीसरा क्रिटिकल पॉइंट। नाउ फोर्थ क्रिटिकल पॉइंट, फोर्थ क्रिटिकल पॉइंट ये है कि फोर्थ क्रिटिकल पॉइंट बेसिकली बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए, तो पॉइंट वेयर शेयर फोर्स डायग्राम चेंजेस साइन, वो पॉइंट जहां पे शेयर फोर्स डायग्राम अपना साइन चेंज कर रहा होगा, वो पॉइंट जहां पे शेयर फोर्स डायग्राम अपना साइन चेंज कर रहा होगा, वो क्या होगा, एक एडिशनल क्रिटिकल पॉइंट डेवलप हो जाएगा बेंडिंग मोमेंट के लिए। क्यों? मैंने आपको बताया था ना, जिस पॉइंट पे आपका शेयर फोर्स डायग्राम अपना साइन चेंज करता है ना, वहां पे बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, मैक्सिमम होता है एज कंपेयर टू नेबरहुड पॉइंट। नॉट नेसेसरी कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम हो, हाँ उसके नेबरहुड पॉइंट के कंपेरिजन में मैक्सिमम होगा। तो पॉइंट वेयर एसएफडी शेयर फोर्स डायग्राम चेंजेस साइन, पॉइंट वेयर शेयर फोर्स डायग्राम चेंजेस साइन, तो ये क्या है, नाउ दैट विल बी द एडिशनल क्रिटिकल पॉइंट। तो इसमें क्या लिख सकता हूँ, नाउ दैट विल बी द एडिशनल, नाउ दैट विल बी द एडिशनल क्रिटिकल पॉइंट, नाउ दैट विल बी द एडिशनल क्रिटिकल पॉइंट, नाउ दैट विल बी द एडिशनल क्रिटिकल पॉइंट, नाउ दैट विल बी द एडिशनल क्रिटिकल पॉइंट फॉर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। वो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए एडिशनल क्रिटिकल पॉइंट होगा। वो पॉइंट क्या होगा आपका, एडिशनल क्रिटिकल पॉइंट होगा फॉर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। क्लियर है? क्लियर है सभी को? ठीक है। अब फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ तो वही है, फिफ्थ कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं। अगर मान लो किसी रीजन में कोई लोड नहीं लगा तो एक आपको यूनिफॉर्म फिगर मिलती है, ठीक है, आपको एक यूनिफॉर्म फिगर मिलेगी एसएफडी के केस में हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, और बीएमडी के केस में क्या मिलेगी, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। ठीक है, तो उनमें तो कोई कंफ्यूजन है नहीं। ठीक है, अगर फिर भी कहीं किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन पे आपको मान लो कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, आपको शक हो रहा है कि सर यहाँ पे कुछ वैल्यू चेंज हो सकती है, तो आप सिंपली क्या करो, वहाँ पे सेक्शन कट करो और वैल्यू चेक कर लो। ठीक है, अगर कहीं भी आपको फिर भी कोई डाउट लगे, कोई शक लगे कि सर यहाँ पे ना शेयर फोर्स या फिर बेंडिंग मोमेंट की डाई वैल्यू में आपको डाउट है, तो उस पर्टिकुलर सेक्शन पे सेक्शन लो, सेक्शन XX, और सिंपली चेक कर लो शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू। ठीक है, तो ये बच्चे मेरे कुछ क्रिटिकल पॉइंट थे। नाउ दीज आर द सम क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, अब आपने कहा कि सर सडन चेंजेस कहाँ पे होते हैं, तो सडन चेंजेस एसएफडी के केस में तब होगा जब आपका पॉइंट लोड लगा होगा, और बीएमडी के केस में जब कोई कपल लगा हो, वहीं पे सडन चेंज आते हैं, अदरवाइज सडन चेंज कहीं नहीं आते। क्लियर है? तो नोट डाउन दिस, इसको नोट कर लो, कर लिया होगा ऑप्शो सभी ने। ठीक है, अब बच्चे ये मेरे कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स थे, और यही मेरे पॉइंट थे जो मुझे रिमेंबर रखने, याद रखने हैं जब मैं एसएफडी और बीएमडी ड्रॉ करूंगा। ठीक है, यही मेरे पॉइंट्स हैं जहाँ मुझे याद रखने हैं कि मेरे एसएफडी और बीएमडी मेरे मतलब
ड्रॉ करूंगा तो यही पॉइंट मेरे को याद रखने हैं, ठीक है। अब तक मैंने जितना भी आपको इन्फॉर्मेशन बताया वो आपको बेसिकली पता होना चाहिए, ठीक है। समझ गए सभी लोग। अब इस चैप्टर में जो बचता है आपका केवल एक ही पॉइंट बचता है, क्वेश्चंस, कि हाउ टू ड्रॉ एसएफडी बीएमडी, बीएमडी शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे ड्रॉ होंगे, ठीक है। आपने इंजीनियरिंग में जैसे यहाँ पे शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना सीखा था वैसा नहीं बताऊंगा, मैं ट्रिक की हेल्प से बताऊंगा कि ऐसे ऐसे करते हैं। और जब आप कहीं पे अगर मान लो किसी एग्जाम में आपको कन्वेंशनल लिखना पड़ जाए लाइक एसएससी जेईई, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप अपना आंसर कैसे लिखेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही बेहतरीन तरीका, और क्या एग्जामिनर को पता भी नहीं चलेगा कि आपने ट्रिक से सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो वो मैं सब आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इसको नोट करो, फिर करते हैं आगे स्टार्ट, नोट कीजिए इसको।